हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम अल्फ्रेड शुट्ज़ के प्रकटना शास्त्र के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये माना जाता है कि अल्फ्रेड शुट्ज़ के कारण ही हसरेल के क्रांतिकारी प्रकटना शास्त्र का तेज़ी से विकास हुआ और प्रकटना शास्त्र ने ही नृजाति पद्धति शास्त्र या एथनोमेथोडोलॉजी को जन्म दिया है। शुट्ज़ ने अपनी पुस्तक फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड में सबसे पहले मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा को उठाया है। शुट्ज़ मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के कटु आलोचक भी हैं, क्योंकि उनके अनुसार वेबर वर्सटेहन विधि को काम में तो लाते हैं, लेकिन वो इस तथ्य को समझाने में असफल रहे हैं कि कर्ता क्यों और कैसे सामाजिक प्रक्रियाओं का सामान्य अर्थ निकालते हैं। दैनिक जीवन के बारे में लोगों के परिप्रेक्ष्य और धारणाएं समानता का बोध कराती हैं। उदाहरण के लिए, जब बाराती किसी बारात में शामिल होते हैं तो वो सब विवाह का अभिप्राय एक जैसा ही समझते हैं। यहाँ उनके अभिप्रायों में कोई अंतर हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन शुट्ज़ ये प्रश्न करते हैं कि आखिर वो ऐसे कौन से सामाजिक कारण हैं जो कर्ता को एक समान अभिप्राय पर पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैक्स वेबर अपने सिद्धांत में इस तथ्य को स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। शुट्ज़ के अनुसार प्रत्येक क्रिया का अर्थ या अभिप्राय कर्ता निकालता है। समाज में सभी कर्ता विभिन्न दशाओं या एक ही दशा में अपना व्यक्तिनिष्ठ अभिप्राय देते हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब एक कर्ता का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ दूसरे कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ से सहमति नहीं पाता है, तो फिर कैसे विभिन्न व्यक्तिनिष्ठ अर्थ वाले व्यक्ति या कर्ता एक ही विचार से अपनी सहमति मानते हैं। शुट्ज़ के सामने यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर शुट्ज़ स्पष्ट करते हैं कि समान अर्थों या अभिप्रायों की उत्पत्ति अंतर विषय परकता या इंटरसब्जेक्टिविटी के आधार पर निर्मित होती है। अंतर विषय परकता या इंटरसब्जेक्टिविटी मनुष्य की चेतना की अंतर्निहित सामाजिकता का द्योतक होती है। अपने प्रारंभिक दिनों में शुट्ज़ हसरेल के प्रकटना शास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित थे। वह हसरेल की इस धारणा से भी सहमत थे कि लोग जीवन जगत के सभी तत्वों को समान रूप से एक जैसा मानते हैं और इस जीवन जगत को समझे बिना व्यक्ति को नहीं समझा जा सकता। समान अर्थों की उत्पत्ति विषय अंतर विषय परकता के आधार पर निर्मित होती है और यह अंतर विषय परकता मनुष्य की चेतना की अंतर्निहित सामाजिकता का द्योतक होती है। ये बात हमने अभी पहले भी बात करी है इसके बारे में। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी वाहन से जा रहे हैं और रास्ते में आप किसी दूसरे वाहन को दुर्घटनाग्रस्त देखते हैं, तो उस दुर्घटना के अनुभव के आधार पर आप अपने वाहन को दुर्घटना से बचाए रखने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर दुर्घटना किसी एक प्रघटना के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका अनुभव, अर्थ और भाव उस यथार्थ का निर्माण करता है। यह अनुभव चेतना के स्तर पर निर्मित होता है और यह चेतनागत अनुभव किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या स्थिति आदि का अनुभव हो सकता है। इसी अनुभव के आधार पर हमारी प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं, क्रियाएं करते हैं और हम कोई निर्णय भी इसी अनुभव के आधार पर लेते हैं। इसी कारण शुट्ज़ ये मानकर चलते हैं कि विश्व का मानवीय अनुभव अर्थयुक्त विश्व के संबंधों का अनुभव है। शुट्ज़ के अनुसार मनुष्यों के मस्तिष्क में जीवन जगत के नियमों, मूल्यों, मानक वस्तुओं के बारे में जो भी बोध या ज्ञान होता है, वह ज्ञान का भंडार या स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जिसे व्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में काम में लाता है। वह ज्ञान का भंडार उसके अपने आवास, जाति, धर्म, परिवार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में हो सकता है। ये हमारा निजी ज्ञान है जो कुछ और न होकर
हमारे ज्ञान के भंडार का ही एक अंग है। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के भंडार के आधार पर व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्यों को निर्मित करता है। हमारा ज्ञान का भंडार ही हमें ये बताता है कि समाज में क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। चाइना वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और अगर एक हाल की घटना को देखें, अभिनेता सुशांत राजपूत की तथाकथित आत्महत्या के मामले को, कि उन्होंने आत्महत्या की है अथवा उनकी हत्या की गई है, ये बहुत से ऐसे बोध हमको हो रहे हैं। ये सब जीवन जगत का ही अंग हैं। शुभ ये मानकर चलते हैं कि मनुष्यों के लिए वास्तविकता वही है जो उनका ज्ञान का भंडार है। समाज के सदस्यों के लिए ज्ञान का भंडार सर्वोच्च वास्तविकता होती है। यह वास्तविकता सभी घटनाओं को स्वरूप प्रदान करती है और नियंत्रित भी करती है। कर्ता जब दूसरों के साथ व्यवहार करता है तो वो उस ज्ञान के भंडार का प्रयोग वास्तविकता के रूप में करता है। यह ज्ञान का भंडार लोगों में ये भावना पैदा करता है कि ये जीवन जगत, यह समाज वास्तविक है और इस यथार्थ को व्यक्ति स्वीकृत या टेकन फॉर ग्रांटेड मानकर चलता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसे अपनी क्रियाओं में इस ज्ञान के भंडार का उपयोग करना है। यह ज्ञान का भंडार अचेतन रूप में बड़े ही सरल और सहज ढंग से व्यक्ति के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करता है। अपने से बड़ों को देखकर अभिवादन करना, पुस्तकालय में शांत होकर पढ़ाई करना, किसी की मृत्यु के अवसर पर शांत रहना आदि आदि व्यवहार हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। इनके बारे में हमें सोचने की या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अमुक परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना है। इस ज्ञान के भंडार का जो ग्रहण करना है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। ये जन्मजात नहीं होता। यही व्यवहार बाद में व्यक्ति का अपना हो जाता है। जब मनुष्य ज्ञान के भंडार की मान्यता को लेकर व्यवहार करता है तो इस तरह का पारस्परिक व्यवहार दूसरे लोग भी करते हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है उसे इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे ज्ञान का भंडार क्या है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही करता है। क्यों? क्योंकि उसे हमारे ज्ञान के भंडार का ज्ञान है। विदेशों में जब कोई व्यक्ति अभिवादन के लिए आगे हाथ करता है तो दूसरा व्यक्ति भी अपना हाथ आगे कर देता है। यहाँ पर दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के ज्ञान के भंडार का पता है। दोनों उसके समान रूप से भागीदार हैं। अपने परिवार में भी हम देखें कि पत्नी से अगर पति ये कहता है कि भाई चाय वाय ले आओ, तो पत्नी इस बात को समझ जाती है कि पति चाय के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी खाने के लिए मांग रहा है। केवल अकेली चाय ही नहीं, वो चाय के साथ नाश्ता इत्यादि भी लेकर जाती है। शुद्ध जी मानकर चलते हैं कि सभी कर्ताओं के लिए जीवन जगत, ये समाज एक समाज है और इसी कारण क्रियाओं में समान व्यवहार दिखाई देता है। समाज की एकता को बनाए रखने के लिए सबकी एक जैसी भागीदारी होती है। अब इसको भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अपनी बीमारी का उपचार करने के लिए व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो बीमारी के उपचार के लिए किसी वकील के या किसी पुलिस वाले के पास जा रहा हो। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विद्यालय जाता है, अस्पताल या थाना नहीं जाता। तो इस प्रकार हम दूसरों के क्षेत्र का ज्ञान निर्माण करते हैं और उनके क्षेत्र की सीमा रेखा को समझते हैं कि दूसरों के ज्ञान की सीमा रेखा या सीमा क्षेत्र क्या है। समाज बहुत विशाल होता है।
इसमें बहुत सी भिन्नताएं और विशेषताएं होती हैं जिनको विविध श्रेणियों में रखा जाता है। जैसी श्रेणी होगी वैसे ही व्यक्ति के व्यवहार का अनुकूलन होगा। ग्रामीण और शहरी, अमीर और गरीब, नौकरी पेशा और व्यापारी आदि आदि विभिन्न श्रेणियों में लोग अनुकूलन करके ही व्यवहार करते हैं। अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सहयोगियों और पड़ोसियों के साथ जहां हमारे संबंध व्यक्तिगत होते हैं, वहीं किसी दुकानदार के साथ, किसी पुलिस वाले के साथ, वकील के साथ या अपने नौकरों के साथ हमारे संबंध अव्यक्तिगत होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जहाँ सरल समाजों में जीवन जगत सरल होता है, वहीं जटिल समाजों में यह जीवन जगत जटिल होता चला जाता है। तो इस प्रकार अल्फ्रेड शुट्ज़ ने प्रकटनवाद में ये बताने की कोशिश की है कि ज्ञान के भंडार के कारण ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें निर्मित होती हैं जो उसकी चेतना के स्तर को बढ़ा देती हैं। व्यक्ति में जो चेतना की प्रक्रियाएं होती हैं उनका धीरे धीरे अमूर्तीकरण होता चला जाता है। शुट्ज़ ये मानकर चलते हैं कि ज्ञान का भंडार जो व्यक्ति के मस्तिष्क में है वो सामाजिकरण के द्वारा प्राप्त होता है। जो कुछ हमारे ज्ञान का भंडार है वही समाज या दुनिया की यथार्थता और वास्तविकता है। शुट्ज़ ये जानना चाहते थे कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व है वो क्यों और कैसे है। हसरेल और शुट्ज़ ने नाजीवाद के शोषण और दमन को भोगा था। इन सब राष्ट्रीय समस्याओं ने उन्हें ये सोचने के लिए, ये जानने के लिए बाध्य किया कि आखिर दुनिया में कौन से ऐसे तत्व हैं जो वास्तविक और यथार्थ हैं। इसी के परिणाम स्वरूप प्रकटना शास्त्र का सैद्धांतिक संदर्श सुदृढ़ हुआ और नृजाति पद्धति शास्त्र को एक ज्ञान के रूप में एक नई पहचान मिली। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स की मैं प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद।